मैं ही दी थी उसे लिंक और ग्रुप में ज्वाइन की थी। बहुत होशियार है चाची वो भी। तुमसे ज्यादा? नहीं, मुझसे ज्यादा तो नहीं, बट है चाची। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, चलो अच्छी बात है। कुसुम बहन, आप अपने क्लास का टॉपर हो क्या? मुझे ऐसा ही लगता है, बताइए ना। स्कूल की होगी, क्लास की नहीं है। यहाँ पर भी टॉपर है हमारी कुसुम। हाँ सर, पूरे बलौदा बाजार। यहाँ पर तो टॉपर डॉली बहन, गोदावरी बहन है। हाँ, सब है यहाँ पे तो सभी है टॉपर। आचार्य जी प्रणाम। आकांक्षा, कैसे मैडम, लेट हो गई? सबको गुड इवनिंग। आचार्य जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, सीजी स्कूल से जुड़ नहीं पा रही थी। तो अब कहाँ से जुड़ी? सिस्को से। हाँ, स्वागत है। यस सर, मेरा भी नहीं खुलता सीजी स्कूल से। तो मैं एक लिंक डाला हूँ ग्रुप में। मेरा भी वेबएक्स से खुलता है सर। जो मैं एक लिंक डाला हूँ ग्रुप में बेटा, उसको टच करेंगे तो वहां से एक बार कोशिश करें उधर से आने का, ठीक है? सर मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ सीजी स्कूल से, बट नहीं होता ना। तो सर गूगल में सीजी स्कूल सर्च मारते हैं, उसके बाद नीचे में और आता है लाल नील, उसको टच करते तो लोडिंग होने के बाद जो पॉम्पलेट टाइप से लॉग इन कीजिए, कुछ नहीं छपता, आसान हो रहा है उसी की वजह से। कुछ नहीं छपता सर। हाँ आपकी सर। बहुत तारीफ करेंगे। जगदलपुर बस्तर से हूँ बेटा। चलिए आकांक्षा। आप दोनों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आकांक्षा, मैं सिर्फ सरस्वती मंदिर पढ़ती हूँ। हेलो, प्रणाम सर। हाँ सर। चलिए, स्वागत है आपका। मैं आज सभी लोगों को आरोह भाग 2 की कविता रुबाइयाँ पढ़ाने वाली हूँ, जिनके कवि इराक गोरखपुरी जी हैं। इनका मूल नाम रघुपति सहाय है और इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक। मैं लाइन से कविता पढ़ते जाऊंगी, फिर उसका अर्थ बताते जाऊंगी। रुबाइयाँ एक छंद है और इस छंद के माध्यम से कवि ने माँ और बेटे के बीच जो वात्सल्य प्रेम है, उनको इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। तो कवि कहते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी माँ अपने आंगन में खड़ी हुई है और उन्होंने चांद के जैसा टुकड़ा अर्थात अपने बेटे को, जो चंद्रमा के जैसा सुंदर है, वो मानती है कि उसका बेटा उसके लिए चंद्रमा के जैसा सुंदर है। तो ठीक है, उस बच्चे को लेकर वो आंगन में खड़ी हुई है। उसके बाद है, एक्सक्यूज मी बहन। हाँ हाँ बहन, आप स्क्रीन दिखाओ ना। स्क्रीन तो है, स्क्रीन तो दिखा तो रहा है, बट मेरे में नहीं दिखा रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, देख लेना। खोल लीजिए, नहीं दिखा रहा है। हाँ आ गया, अब भी आया ना? हाँ चलो ठीक है। हाँ, बट मेरे तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है। हाँ ठीक है बहन, देख लेना तो। हाँ आ गया। फिर इसके बाद है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, वो अपने हाथों में लेकर उसे झुला रही है। मतलब माँ अपने बच्चे को कभी प्यार से गले लगाती है और कभी उसे हाथों में झुलाने लग जाती है। उसके बाद भी है, रह रह के हवा में झुलोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, प्यार से गले लगाती है और उसे कभी झुलाती है और कभी कभी हवा में उछाल देती है, तो इस उछाल देती है तो
बच्चा खुश हो जाता है और फिर वो खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो उससे उसकी किलकिलारी पूरे घर में गूंज उठती है। हेलो, सुनाई दे आप लोग को? हाँ बोलिए ना बहना, कान से आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। ठीक है। इसके बाद दिए हैं, नहला के छलके छलके निर्मल जल में, अर्थात जब माँ अपने बच्चे को नहलाती है तो बच्चा पानी को छलकाते रहता है। और यहाँ पर छलके छलके का मतलब है कि अगर अक्सर जब हम किसी छोटे बच्चे को बर्तन या फिर किसी टब में पानी में बिठा देते हैं तो वो ऐसे हाथ पर मारते रहता है तो पानी छलकते रहता है। तो उस ऐसे निर्मल जल में माँ अपने बच्चे को नहलाती है। और उसने फिर दिया है, उलझे हुए गैसों में कंघी करके, और माँ अपने बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। तो नहलाने के बाद माँ अपने बच्चे के उलझे हुए केसों में कंघी करती है। फिर जब माँ अपने बच्चे को घुटनों के बीच में रखकर उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ की ओर बहुत प्यार भरी नजरों से देखता है, और इसी प्यार भरी नजरों से माँ अपने बच्चे की ओर भी देखती है। ठीक है। और इसके बाद का कवि ने त्योहारों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, अर्थात जब दिवाली का दिन आता है तो लोग अपने अपने घरों की लिपाई पुताई करते हैं और सारी घर की साफ सफाई करते हैं और अपने अपने घरों को सजाकर रखते हैं ताकि घर अच्छा दिखे और साफ सुथरा रहे। और सब लोग फिर दिया है, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, सब अपने अपने घरों में चीनी के बर्तन लाते हैं। और इसके बाद दिए है, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जगमगाती दिए। रूपमती यहाँ पर रूपमती मतलब एक सुंदर, मुखड़े पे एक नर्म दमक मतलब चेहरे पर एक कोमलता का भाव, अर्थात एक अच्छा सा भाव चेहरे पर वह लेकर आती है। और यह भाव वह कब लेकर आती है, जब बच्चे के द्वारा बनाए गए जो मिट्टी का छोटा सा घर होता है उसमें माँ दीपक जलाती है, तो दीपक जलाना भी उस बच्चे के चेहरे पर एक खुशी का भाव ला देते हैं। जैसे दिवाली पर घर की रौनक बढ़ती है, तो ऐसे ही बच्चे की खुशी से उस रौनक में चार चांद लग जाते हैं। यहाँ पर यह कवि कहना चाहता है। फिर इसके आगे है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। इसके पीछे एक कहावत है कि जब माँ कृष्ण के पीछे घूमती है और कृष्ण जिद करता है कि मैया मुझे वह चंद्र खिलौना लाकर दो, तो इसी प्रकार इस माँ का बेटा भी वह ठुनक रहा है, अर्थात पैरों को पटकते हुए घूम रहा है और घूम रहा है। फिर दिया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, अर्थात मतलब ये सब वह किस लिए कर रहा है, वह ये सब जिद किस लिए कर रहा है, वह उस चांद को पाने के लिए ये सब कर रहा है जो आसमान में दिख रहा है। इसी के लिए वह यह सब जिद कर रहा है। फिर आगे है, दर्पण उसे दे के कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। देख आईने में चांद उतर आया है। इसका मतलब जब बच्चा चंद्रमा को पाने के लिए जिद करता है तो माँ को तो ये बात पता होती है कि वह चंद्रमा को लाकर नहीं दे सकती, तो वो क्या करती है कि एक शीशा लाती है और बच्चे के हाथ में पकड़ा देती है और चंद्रमा की परछाई उस शीशे में दिखा देती है और कहती है कि ये ले, चांद जमी पर आ गया है, कि चंद्रमा इस शीशे के माध्यम से जमी पर आ गया है। यहाँ पर दो प्रकार के भाव हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बच्चे का मुख शीशे में दिखाकर माँ यह कहना चाहती हूँ कि चंद्रमा अपनी जगह सुंदर है और मेरा बेटा मेरे लिए चांद से भी बढ़कर है, वह मेरे लिए धरती का चंद्रमा है। और या ये भी हो सकता है कि माँ उसे बच्चे को चंद्रमा रूपी खिलौना देने के लिए उसे शीशे में चंद्रमा की परछाई को उसे दिखा देती है और कहती है कि देखो चांद जमी पर उतर आया है। ठीक है, समझ आ रहा है किसी को? हाँ बहन, समझ में आ रहा है। कान से आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन किया है और इस त्योहार में बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई भी उसे आजीवन रक्षा करने का प्रण लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की गगन की हल्की हल्की अर्थात रक्षाबंधन का त्योहार है और चारों तरफ खुशियां हैं। आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं क्योंकि यह त्योहार कब आता है? सावन के महीने में, और सावन के महीने में आकाश में बादल छाए हुए रहते हैं, तो मानो आकाश में बादल छाए हुए हैं। इसके बाद दिया है बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, वैसे ही मानो जो रक्षा का जो सूत्र है अर्थात राखी का जो धागा है वह भी ऐसी ही बिजली के समान चमक रहा है। इसके बाद है भाई के हैं बांधती चमकती राखी, मतलब उस ऐसी बिजली के समान चमकती राखी को बहन अपने भाई के कलाई में बांधती है, तो भाई भी उसे उपहार के रूप में उसके रक्षा करने का उसको आशीर्वाद देता है। इसी तरह दोनों भाई बहन खुश होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। यही तक थी ये कविता। धन्यवाद। आप सभी को समझ आया ना? बहन दूसरा वालों को एक बार और समझा सकती हो क्या? नहला के छलके छलके। हाँ आ गया, अच्छे से आया। और क्या ना, मैं पहली बार ऐसे मंच में बोल रही थी तो मेरे थोड़ा घबराहट हो रहा है, तो नर्वस हो रही थोड़ा मैं। बहन बट अच्छे से समझ आ रहा है। बहन नहला के छलके छलके को एक बार फिर से। हाँ भाई, हाँ उसको एक बार और बता दो बस। हाँ हाँ बहन बता रही, रुकना। नहलाके छिलके छलके निर्मल जल में, अर्थात जब माँ अपने बच्चे को नहलाती है तो क्या होता है कि जब माँ ऐसी किसी भी बच्चे को किसी टब या बर्तन में बिठा देते हैं तो बच्चा ऐसे हाथ पैर मारता है तो पानी छलकते रहते हैं तो क्या वो, तो इसी तरह वह निर्मल जल में, उसी को बोला है कि निर्मल जल में ऐसी नहलाती है। इसका कुछ उतना नहीं है अर्थ। केशुओं का अर्थ क्या होता है? केशु मतलब केस, बाल उलझे हुए उसके, मतलब जब नहलाती है तो उसके उलझे हुए बाल में माँ उसके उलझे हुए बाल में केशु मतलब केश, उसके केस में कंघी करती है, यही है, उसको सुलझाती रहती है, यही है उसका अर्थ। बहन रुबाइया माने क्या होता है? रुबाइया मेरे भी नहीं पता। उसी का अर्थ बताइए बहन रुबाइया का। रुबाइया का अर्थ मेरे को नहीं पता भाई। रुबाइया रुबाइया मतलब शेखर, रुबाइया एक अरबी शब्द है और वो एक छंद है। छंद मतलब यहाँ पर 6 लाइन या 8 लाइन में जो कवि अपनी बातों को कह देता, पूरी बातों को कह देता है। ठीक है, तो छंद मतलब 6 लाइनों का रहता है और यहाँ पे रुबाइया है तो वो अरबी हिंदी की जैसे छंद रहता है वैसी अरबी में रुबाइयां रहती हैं। यहाँ पर जो रुबाइयों में जैसे कविता बहुत लंबी अपन उसको कह सकते हैं, कविता को आदमी अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, लेकिन रुबाइयों में ये रहता है कि 6 लाइन या 8 लाइन में आपको अपनी बातों को समाप्त करना रहता है। तो छंद के जैसा ही रुबाई रहता है। सर ये रुबाइया मतलब आपके यहाँ, मतलब आपके में शब्द में आता है क्या? मुसलमान में मतलब हाँ, रुबाइया शब्द वो अरबी शब्द है, वो रुबाइया अरबी शब्द है। ठीक, हाँ सर, और उसको हिंदी में छंद बोलेंगे। हाँ सर, रुबाइया का आपने बताया कि 8 से 6 लाइन से आंसर देते हैं सर, तो इसको कविता के रूप में इसका बातें कह सकते हैं कि इसी से? देखो, कविता में आप 2 लाइन में भी अपनी बात कह सकते हैं, जैसे दोहा कहते हैं, जैसे दोहा हो गया, सोठा हो गया, सब नियम है ना। दोहा है 2 लाइन का रहता है और सोठा है तो 4 लाइन का, चौपाई है 4 लाइन का, छंद है तो अलग अलग रहता है। वैसे ही अरबी के जो ग्रामर में रुबाइयां रहती हैं, गजल रहते हैं। तो ये तो रुबाई जैसे कविता आपने कहा, तो आदमी अगर 4 लाइन की भी कविता कह सकता है और 50 लाइन की भी कविता कह सकता है, एक बहुत बड़ी भी कविता कह सकता है।
अब अगर हम रामचरितमानस को भी अगर लेते हैं हम लोग, तो वो जी चूंकि कविता के रूप में, दोहा के रूप में ही वो पूरा लिखा गया, दोहा चौपाई के रूप में ही लिखा गया। वो जी पूरा सर। एक कहानी है, राम जी के पूरे जन्म से लेकर के पूरा समय का कहानी को अपन 4 टन उसके लाइन को पढ़ करके पूरा उसका अर्थ, उनके पूरे जीवन का अर्थ नहीं समझ सकते। जी सर। लेकिन रुबाइयां और जो दोहा रहते हैं वो 2 लाइन में अपनी पूरी बात कहे जाते हैं, जो विषय को वो उठा करके कहना चाहते हैं। जी सर। जी और सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कृपया करके यदि सभी बच्चे पढ़ा लिए जाएंगे सर, तो अब तो मौका शायद ही मिल पाएगा ना सर, और बार बार सभी बच्चों को वो नहीं एक मौका। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर ठीक रहा सब कुछ, अगर आप लोग और चाहते रहे पढ़ाने के लिए, तो अपन कुछ ऐसा करेंगे कि हफ्ता में सर एक वैसा दिन नहीं बोल रहा हूँ सर, आपका जो हाँ, समय हो जाएगा ना, जो आपका जो बोल रहे थे मतलब 24 दिन या 28 दिन सर, कुछ काम कार्य मतलब आपके यहाँ वो हो जाएगा तो 30 दिन का रोजा रहता है और हम लोग का 30 दिन उपवास रहना पड़ता है। तो उसके बाद में जैसे ये समय है, जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, लेकिन भोजन भी कर रहा था, भोजन करते करते आप लोग को क्लास चालू किया, और उसके बाद में खाते हैं तो खा करके फिर उसी में आप लोग की बातें भी सुन रहा था। ठीक है, तो उसके बाद में अपन देखेंगे कैसा होगा। शाम के तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अगर ठीक रहेगा तो अपन कैसा दिन सेलेक्ट करेंगे कि आप लोग को मैं ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल जाएं तो एक ज्यादा से बहुत अच्छी योग्यता है, बहुत अच्छी चीजें लेकर के जाए। तो अभी जो पढ़ाई आकांक्षा, हाँ सर। तो कुसुम ने तारीफ किया था, तो सच में तो सर आप पूरे 1 महीने का रोजा रखते हो? हाँ, सभी रखते हैं, मैं ही नहीं रखता हूँ, सभी रखते हैं, हमारे घर में सब रखते हैं और सारे लोग रखते हैं। सर सर आपकी बेटियां भी मतलब सभी पूरे 1 महीने का रखते हो सर? हाँ, 1 महीने का पूरा। अब मेरी बेटी भी थी, उसका फोटो भी डाला था, वो 2 दिन बस रही, वो 3 दिन समझ जाइए। हाँ, वो अभी 8 साल की हुई, पहला रोजा कोई हुई थी वो। शायद वो छोटी होगी, है ना सर? हाँ, वो 8 साल की है। सर घर में सर बहुत आवाज आता है, मतलब आप पढ़ा रहे रहते हो तो इधर उधर मतलब घर में टहलते अच्छा, आप लोगों का रोजा डिवाइडेड होता है सर? हाँ बेटा, क्या बोलते हैं बेटा? वो बहुत छोटी होगी, है ना सर आपकी बेटी? 8 साल की है बेटा, एक ही बेटी है मेरी, 8 साल की है। सर ये रोजा मतलब क्या होता है? 8 साल की है सर? हाँ, 8 साल के रोजा मतलब उपास, निर्जला उपास, जैसे आप लोग रखते हो ना, निर्जला उपास, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाने का है, पीना भी नहीं रहता है सर? जैसे रुकना है, नमाज पढ़ना है और रोजा रखना है, कलाम जो हमारे धार्मिक किताब है उसकी उसको पढ़ना है, वो सब पढ़ते रहते हैं, मतलब कि भाई ईश्वर की आराधना करते रहते हैं। हाँ हाँ। तो अभी सूर्यास्त के समय में फिर खाने का समय रहता है, अभी खा सकते हैं। सर आपकी बेटी इधर टहलते रहती क्या सर? घर में पढ़ा रहे थे तो ये आवाज आता है, चिल्लाता है क्या? हाँ, वो तो पूजा, उसको बुलाते, तो पूजा हाँ, तो पूजा हाँ। करने कहाँ जाते हो सर? मंदिर में जाते हो या घर में करते हो? अभी लॉकडाउन है तो सब घर में कर रहे हैं, कोई नहीं जा रहे, नहीं तो अगर नहीं लॉकडाउन रहता, बीमारी नहीं चालू रहता, 2 साल हो गया घर में ही कर रहे हैं सारे लोग। तो इसमें पानी भी नहीं पीना रहता है, मतलब सुबह जो रहता है, सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक पानी भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। सुनो ना, मुझे आकांक्षा बहन से एक क्वेश्चन करना। हाँ बिल्कुल। हेलो। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ, तो भैया इसकी कविता है बहन, फिराक गोरखपुरी जी की कविता है। फिराक गोरखपुरी जी की कविता है रुबाई से। फिराज गोरखपुरी, हाँ, फिराक। अच्छा, इनका मूल नाम बहन रघुपति साहब है। ये टाइप करके बता दो ना बहन, समझ नहीं आ रहा है आपका। फिराक फा में चोटी मतलब फी, राव्याक मतलब रख, फिराक गोरखपुरी। तो बच्चों जो भी शायर लोग रहते हैं, कवि लोग रहते हैं, अपने नाम, अब वो गोरखपुर के थे इसलिए उन्होंने गोरखपुरी भी अपने नाम के साथ में अपने शहर का भी नाम उन्होंने जोड़ दिया था।
ठीक है। अच्छा, और फिराक का जो मतलब होता है, फिराक का मतलब होता है खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति। ये भी उर्दू शब्द है, फिराक, फिराक भी। और इसका मतलब होता है कोई आदमी खोजने वाला। अब वो क्या खोजना चाहते हैं रघुवीर साहब जी, अपने नाम के साथ में जो लकब अच्छा लगता है, जो सरनेम जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगा लेते थे शायर लोग, मतलब अपनी शायरी लिखने के लिए। चलिए सभी सर प्रणाम सर, मैं आवाज आ पूर्वी गया जिले से हूँ सर। सर 12वीं का नया बैच कब से चालू होगा सर? शुरू हो गया बेटा। अभी फिर से अपन कल से सुबह 12 बजे से पहला पाठ से शुरू करेंगे। जी सर, 12 बजे से सर? हाँ, कल मैं 12 बजे से लेता हूँ। अभी बच्चे लोगों के लिए 1 महीना का समझ जाओ ये चल रहा है कि उनके अभिव्यक्ति के कौशल वो पढ़ा सकें। इतने सारे बच्चों के सामने में अपने विचारों को रख सके। तो बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद से अच्छी अपनी प्रतिभा का यहाँ पर वर्णन, व्याख्यान किया, दिखाया, प्रतिभा दिखाई है। उसमें से आज एक आकांक्षा भी थी। अब इसके बाद में एक और हमारी बहुत होशियार बच्ची है, वैशाली पानीग्राही, उनका क्लास है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके भी क्लास में आए और उसकी भी हौसला अफजाई करें। तो सभी का स्वागत है वैशाली पानीग्राही की क्लास में, बच्चों जो 10वीं पढ़ाई की वो। और आइए आप सभी। बाय बेटा।